नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 9 जनवरी से 15 जनवरी के करंट अफेयर्स की। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स सामान्य जो हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं कि जो टॉपिक चल रहे हैं बस उतना कर लिया वन लाइन का, वैसा नहीं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव नेचर में पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम्स की नब्ज को समझना चाहते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न का स्वरूप क्या है, सब्जेक्ट के साथ करंट को जोड़ना चाहते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या अन्य सब्जेक्ट के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं वो, प्लस अदर स्टेट्स की भी जितनी एग्जाम्स होती हैं, उनमें भी सब्जेक्ट के साथ जोड़ने में ये करंट अफेयर्स काफी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। इस वीक में क्या खबर है। अब पहला जो टॉपिक है ये आप मान के चलिए, ये आप अच्छे से ही तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे 1 से 2 साल तक इसके क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। अगले 2 साल तक ये मान के चलिए, है ना। तो 2 साल के लिए करंट अपना तैयार हो रहा है। प्रश्न है, नीति आयोग के द्वारा वर्ष 2026 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक यानी ईपीआई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। पहले अब इस प्रश्न को समझिए। देखिए, इसके समझने के लिए पहले ये तो मैं आंसर बता ही दे रहा हूं, इसमें मैंने लगभग 3 क्वेश्चन इस नेचर के बनाए हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, एक तो नीति आयोग के द्वारा सामने आपको दिख रहा होगा कि ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी निर्यात तैयारी या निर्यात तत्परता जो है वो सूचकांक, जो आपको अच्छा लगे वो वर्ड यूज कर सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स को बनाने की शुरुआत नीति आयोग ने वर्ष 2020 में की थी। कोविड के बाद पहली बार इस तरह की रिपोर्ट अगस्त 2020 में पब्लिश हुई। 2020 के बाद ये इस रिपोर्ट का चौथा संस्करण है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2020 से 2026 की स्थिति में केवल 4 ही रिपोर्ट आई हैं। इससे पहले की रिपोर्ट जो थी वो 2022 की थी, यानी 2022 में आई थी। तो अब अगर 26 में रिपोर्ट आई है 24 की, तो आप समझ लीजिएगा कि 26 पूरा, और मोस्टली हम बात करें कि 27 भी पूरा इस रिपोर्ट से जुड़ेगा। अब इस रिपोर्ट में याद क्या रखना है, उसको याद रखने के लिए पहले तो हमने 3 क्वेश्चन बनाए हैं। वो तीनों क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, फिर मैं इस रिपोर्ट को भी, तो ध्यान समझिएगा, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 360 पेज की रिपोर्ट नहीं पढ़ना, पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं रिपोर्ट में बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करना है कॉपी में एग्जाम के लिए यहां पर। तो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर तो हमें मिल गया कि जो लार्ज स्टेट, इसमें कैटेगरीज 2 तरह से स्टेट में है। फर्स्ट इज लार्ज, सेकंड इज स्मॉल। तो लार्ज स्टेट्स में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्रा, ये टॉप 5 स्टेट्स हैं। इसमें हम अपनी जगह नहीं बना पाए। अगर आप में से कोई मध्य प्रदेश से है तो उसके लिए कि हाँ हम टॉप 5 में इसकी रैंकिंग में नहीं है। दूसरा हमने प्रश्न लिया कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 रिपोर्ट दो, यानी रिपोर्ट 2024 की 26 में पब्लिश हुई। 26 में मध्य प्रदेश की समग्र, समग्र का मतलब होता है ओवरऑल रैंकिंग। तो हमारी ओवरऑल रैंकिंग क्या है, 7th, 9th, 10th और 12th। तो हमारी ओवरऑल रैंकिंग है 9th। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस फोटो को देख पा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि जो लार्ज स्टेट्स हैं, लार्ज स्टेट, उसमें हम 9वें नंबर पर, यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग में हमारी 9। अब वर्ड आ रहा है कि हम तो 9वीं रैंकिंग बोल सकते हैं, 9th रैंकिंग। आप एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हो ओवरऑल, ओवरऑल क्यों बोल रहे हो ये भी है। तो उसके उत्तर के लिए हमें एक और प्रश्न लेना पड़ेगा। तब यहां तो हो गया कि 57 हमने स्कोर किया, और 57 स्कोर करके हम 9वीं पोजीशन पे रहे। इसी की तरह हमने एक और क्वेश्चन जो है वो यहां पर बनाया, उससे हम समझेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि हम ओवरऑल क्यों बोल रहे हैं। अगर आप इस रैंकिंग की दूसरी टेबल को देखेंगे, ये क्लासिफिकेशन, तो आपको समझ पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन में उन्होंने 3 तरह से स्टेट्स को क्लासिफाई किया है। पहली वो स्टेट जो लीडर है, दूसरी वो जो चैलेंजर कैटेगरी में है, और तीसरी जो अगर कहा जाए जो एस्पायर कैटेगरी के अंतर्गत है, यानी अभी आगे की ओर बढ़ रही है। अगर हम चैलेंजर कैटेगरी को देखें ध्यान से, तो हमारी रैंक फर्स्ट है। तो ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में पीएससी में प्रश्न क्या पूछ रहा है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत ही होगा। वो पूछ रहा है कि जो है वो अगर कहा जाए कि कैटेगरी क्लासिफिकेशन में चैलेंजर कैटेगरी में हम कौन से नंबर पे हैं, नंबर 1। हमारी ओवरऑल कैटेगरी क्या है, ओवरऑल रैंक क्या है, नंबर 9।
ठीक है, हमारी कैटेगरी क्या है, चैलेंजर। ये तीन बातें अलग अलग हैं यहां पर, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप इस प्रश्न के उत्तर को यहां से देख के समझिए यहां पर। इसलिए मैंने जो अगर कहा जाए इसमें ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया। ठीक है, सब चीजें मुझे लगा कि क्या क्या वो मैक्स टू मैक्स क्या पूछ सकता है, इसलिए मैं अगले 2 साल की सोच को लेकर, क्योंकि 2 साल में कई एग्जाम्स होंगे, हर एग्जाम्स के हिसाब से हमको क्वेश्चन को डिजाइन करना है। तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में मध्य प्रदेश को किस श्रेणी यानी कैटेगरी में रखा गया, तो आंसर है कि हम जो है वो चैलेंजर कैटेगरी के अंदर हैं इसमें, चैलेंजर। तो अब ध्यान से देखिए, चूंकि हमारी ओवरऑल रैंकिंग है 9, अब 9 रैंकिंग है, तो हम अगर इसको प्रचारित करें कि हम 9वें नंबर पे हैं, तो थोड़ा सा ऑड लगेगा ना कि यार 9वें नंबर को बता रहे हैं आप। तब आपने क्या लिखा यहां पर, अगर कहा जाए, देखिए ये प्रेस रिलीज से चीजों को समझने की कोशिश जरूर कीजिए। प्रेस रिलीज में क्या लिख रहे हैं हम, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में मध्य प्रदेश की बड़ी छलांग, नीति आयोग के ईपीआई में मध्य प्रदेश टॉप 10 में, यानी सीधी सी बात है 9 भी है, तो हमने टॉप 10 में। अब टॉप 10 में इनडायरेक्टली जो नहीं पढ़ रहा अंदर जाके, वो तो सोच रहा है कि हाँ यार हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी है, टॉप 10 स्टेट्स में हमारा है। ये पहला हो गया। दूसरा, नीचे क्या लिख रहे हैं हम लोग, कि चैलेंजर श्रेणी के में शीर्ष स्थान पर पहुंचा, शीर्ष यहां पर। तो अगर आप सरकार के प्रेस रिलीज को समझें, तो आप उस रिपोर्ट के अंदर हम किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं वो देख रहे हैं, कि नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तत्परता, आप निर्यात तैयारी करें, तत्परता करें, एक ही वर्ड है। सूचकांक 2024 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करी, देश के 17 बड़े राज्यों में हम 9वें स्थान पर हैं, लार्ज स्टेट्स में। 57 स्कोर के साथ न केवल चैलेंजर श्रेणी में शामिल हुए, बल्कि इस श्रेणी के सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहे। ठीक है, हम अचीवर की बात नहीं कर रहे, हम तो चैलेंजर की बात कर रहे हैं, कि हाँ भैया जो है वो लीडर की बात कर रहे हैं, कि हाँ उसमें है। तो चैलेंजर कैटेगरी के अंदर हमने अपने आप को टॉप पे रखा यहाँ। फिर हमारे पीछे कई सारे राज्य हैं, जो नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश ने इन जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, आखिरी हम लिख रहे हैं कि ये रिपोर्ट 70 संकेतकों पर है। तो इसके लिए अब हम आते हैं इन 3 प्रश्नों के बाद इस ओरिजिनल रिपोर्ट के ऊपर, जो नीति आयोग के द्वारा पब्लिश की गई। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन टू दी पॉइंट 5-6 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, जो मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए आप सबको जो है पता होना चाहिए, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जो है बनेगा। तो सबसे पहला तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो रिपोर्ट है, इसको जब प्रिपेयर किया गया तो इसके कुछ पिलर्स थे, जिनको ग्राउंड बनाकर इस रिपोर्ट्स को तैयार किया गया। ऐसे जो पिलर्स हैं उनका जो है वो टोटल है वो 4 पिलर्स, आपको दिख रहा होगा। ये जो है वो ट्रांसलेटेड इनटू 4 कोर पिलर्स फॉर ईपीआई 2024, यानी आपको पीएससी के भी एग्जाम के लिए और यूपीएससी के लिए भी ये पता होना चाहिए कि इन 4 पिलर्स में किसे शामिल नहीं किया गया। जैसे अगर कहा जाए एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारे निर्यात की अधोसंरचना कैसी होगी, हमारा बिजनेस इकोसिस्टम कैसा होगा, हमारी पॉलिसीज कैसी होंगी, और हमारा एक्सपोर्ट में परफॉर्मेंस कैसा होगा। इन 4 जो पिलर्स पर ये रिपोर्ट बनी है। इन 4 पिलर को 13 सब पिलर में डिवाइड किया गया, यानी जो स्तंभ है वो 4 हैं। ये 4 स्तंभ 13 हिस्सों में डिवाइड है, और इन 13 हिस्सों के साथ हमने इसमें 70 पैरामीटर्स तैयार किए हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज 70, जिसमें 50 वाइटल है और 20 जो अगर कहा जाए अदर्स हैं। तो इस तरह से ये रिपोर्ट है हमारे सामने। अब इतना तो या तो हम कभी फुर्सत में पूरी रिपोर्ट ही पढ़ेंगे एक अलग से वीडियो बना के। हमें चूंकि अभी ज्यादातर बच्चे क्या होता है कि हम इस चैनल पे, मेरे साथ एमपी वाले ज्यादा है ना, तो आप जिस राज्य के उस राज्य का आप देख सकते हैं, लेकिन अगर एमपी के हैं तो आपको मैं सीधे एमपी ले जा रहा हूं यहाँ पर। तो इस रिपोर्ट में सीधे में चला गया आपको लेकर एमपी पे, कि एमपी के फिगर को हम कैसे देखें। तो हमारा एमपी का फिगर है, 4 पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है, पॉलिसी गवर्नेंस है, बिजनेस इकोसिस्टम है। ओवरऑल 57 नंबर हमको मिले हैं, लार्ज स्टेट में हमको शामिल किया गया है। यहां पर अगर कहा जाए और लैंड लॉक स्टेट्स में, ये आपको दिख रहा होगा कि पिछली बार 2022, अब ध्यान समझिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। पिछली रिपोर्ट कब आई, 2022। अगली कब है, 2024 की। कब छपी, 2026 में। तो 2022 से 24, अब 26 की रिपोर्ट आप 28 या 29 में उम्मीद कर लो। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप खुद दिमाग लगा लीजिएगा कि अभी 2 साल ये कैसे काम आएगा। तो हमारा रैंकिंग भी सुधरा है। ठीक है, ओवरऑल पहले रैंक हमारा 12 था, अब 9 हो गया। पहले हमारा स्कोर 50.68 था, अब हमारा 57 हो गया। ठीक है, पहले हमारी जो रैंकिंग अच्छी नहीं थी, अब हम चैलेंजर कैटेगरी में टॉप कर गए। ये इस नजरिए से ठीक है।
कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि आपको याद रखना चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो है पूछी जा सकती हैं यहाँ पर। इस स्क्रीन को आप रोकें और रोक कर इन चीज को नोट डाउन करें। अभी हमारे यहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट के सेक्टर में संभावना कहाँ ज्यादा है। जैसे कोई पूछे माइनिंग रिलेटेड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहाँ से कर रहे हैं, तो सिंगरौली के आसपास। फूड प्रोसेसिंग टेक्सटाइल का कहाँ से कर रहे हैं, तो रायसेन के आसपास। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल का जैसे भोपाल के पास, आप अचारपुरा चले जाओ, है ना। ऐसे उन्होंने क्या करा, इसको क्लासिफाई कर दिया कि मेन कहाँ है। ऐसा जरूरी नहीं कि इतने ही हैं कि भोपाल लिखा है कॉटन टेक्सटाइल, तो आप सोचोगे धार में तो वो पीएम अप्रैल पार्क बन रहा है जो है वो पीएम मित्र के तहत। नहीं, वहां भी है, लेकिन मेन हिस्से इसमें बताए गए कि हमारा कौन सा सेक्टर कहाँ है। जैसे हम फार्मास्यूटिकल की बात करें, देवास के आसपास अच्छी खासी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। ऑटो इंडस्ट्रीज की बात करें, धार के आसपास अच्छी, जो अगर कहा जाए आप पीथमपुर चले जाओ, अच्छा ऑटो इंडस्ट्रीज है। तो वो अपने को याद रखना। दूसरा, इसी रिपोर्ट के अंदर दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, स्टेट्स की फिगर्स अलग हैं, उससे हमको लेना देना नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से हम कह रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट 65,000 करोड़ रुपए का हुआ। आप रटो मत, अंदाजन याद रखो कि यार 64-65,000 करोड़ रुपीज की हमने एक्सपोर्ट करी है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हम नीचे चले, हम क्या ज्यादा अगर कहा आ जाए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि यार मेडी सेक्टर, यानी कि जो अगर कहा जाए दवा या उससे जुड़े जो विषय है, उसके ऊपर अच्छा खासा हमारा एक्सपोर्ट रहा 10,000 करोड़ के आसपास का। ये हमारा बेसिक अपने को याद रखना है। फिर हम थोड़ा नीचे चले जाए यहाँ पर, कि भाई हमने जो ये रैंक हासिल करी है उसमें हमारा सबसे अच्छा कहाँ, किस सेक्टर में हमने जो है सबसे अच्छा काम किया। तो वो जो चार पिलर्स मैंने बताए थे, अगर आप यहाँ पर टोटल स्कोर को देखोगे, टोटल स्कोर को जो हमको मिला है, इसको अगर हम ध्यान से देखें, 5, 2.3, 2.3, ये ऐसे स्कोर्स हैं। पूरे स्कोर नहीं पढ़ना है, लेकिन ध्यान से देखो, पूरे स्कोर में सबसे बड़ा स्कोर जो है वो है पॉलिसी एंड गवर्नेंस का। ठीक है, वो किसमें है, 15 स्कोर में से 13.3 हमको मिले। यानी सिद्ध है कि जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तब तक हमने एक्सपोर्ट को लेकर नई पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी थी। उसका बेनिफिट हमें इसमें मिला, हमारे गवर्नेंस का बेनिफिट हमें मिला। और मुझे लगता है कि जो अगली रिपोर्ट आएगी उसमें हमारी रैंकिंग और अच्छी सुधरेगी, क्योंकि 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी पॉलिसीज बनाई उतनी कभी भी नहीं बनाई। तो उस नजरिए से रिपोर्ट, अभी देखो वो कितनी धरातल पे आई, वो अभी मुद्दा यहाँ नहीं है ना, वो बात का मुद्दा है। तो उस नजरिए से ये काम की है। बाकी बहुत छोटी छोटी चीजें इन रिपोर्ट से आप अपना रिवीजन कर सकते हो, है ना। रिवीजन का मतलब है कि जैसे सपोज मान के चलिए कि आपको इससे पता चलेगा कि हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं, ठीक है, हमारे इंडस्ट्रियल जोन कितने हैं, हमारा जीडीपी कितना है। ये सब चीजें इन रिपोर्ट से हमको हल्की हल्की जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो पता चल जाती है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हमको इससे जो अगर कहा जाए पता चल। जैसे अब इसी रिपोर्ट को अगर कोई पढ़ रहा है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, अभी कट कर लेगा, मध्य प्रदेश होल्ड अबाउट, ठीक है, जो अगर कहा जाए 8% ऑफ इंडियन कोल रिवर रिजर्व, और पूछ लेगा कि भारत के कुल कोल भंडार का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश के पास। ठीक है, भारत के कुल कोल उत्पादन में कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन है, ये पूछ लेगा तो क्या करोगे। ये ऐसी रिपोर्ट्स में ही आते हैं। मैं आपसे कभी नहीं कहता कि पूरी रिपोर्ट पढ़ो, लेकिन रफली इस तरह के जो फिगर्स न्यूज में आते हैं, मैं तो आपको करा ही रहा हूं, आप कम से कम नोट डाउन करने की आदत डालो, जिससे कभी आप कोई बड़ा एग्जाम लिख रहे हो, जैसे एमपीपीएससी का मेंस लिख रहे हो, तो उसमें आपको काफी जो है वो हेल्प हो जाए। हालांकि ये चीजें बच्चों को ज्यादा पसंद आती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो वन लाइन वाला कंसेप्ट जो है वो ज्यादा चल रहा है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि इतना स्क्रीन रोक कर जो सूचनाएं दी हैं उन्हें एक बार याद रखें। जैसे हमारे पास 11 एग्री क्लाइमेट जोन है, इससे कृषि क्षेत्र में हमारी संभावनाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, इसका अच्छा खासा जो है वो हम मान सकते हैं। हमारे पास 145 इंडस्ट्रियल पार्क हैं, हमारे पास 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं। ये सब आंकड़े एग्जाम में काम आते हैं। आपसे पूछ लेके मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास पे टिप्पणी लिखो, आप लिखोगे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश 6 औद्योगिक, मध्य प्रदेश में 6 जो अगर कहा जाए विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, 145 औद्योगिक जो है वो कहा जाए पार्क स्थापित किए गए हैं। यहाँ 11 एग्री क्लाइमेट जोन है, इसके कारण फूड प्रोसेसिंग एग्री बेस्ड इंडस्ट्री की संभावना बहुत ज़्यादा है। यही तो एग्जाम में आता है, और क्या आता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। अगला है, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी देविंदर सिंह हैं जिनका जनवरी 2025 में निधन हुआ, किस ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक विजेता टीम में शामिल थे। तो पहला है
1948, अब देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा, मैंने आपकी हेल्प करने के लिए दो काम किए। पहला तो आपको ओलंपिक याद कराने की कोशिश करी। जैसे 1948 मैंने लंदन क्यों लिखा, मैंने इसलिए लंदन लिख दिया आपको कि कम से कम आपको ये याद रहे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण उस समय तक कोई जो है वो ओलंपिक हुआ ही नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पहला ओलंपिक हुआ, वो जो है वो लंदन ओलंपिक था 1948 का, इसलिए वो इम्पोर्टेंट माना जाता है। जैसे लिखा हुआ है म्यूनिक ओलंपिक 1972, ठीक है, यहाँ पर अभी हमको मालूम है कि म्यूनिक ओलंपिक 1972, लगभग अभी हम 50 साल की स्टोरी जो है वो देख चुके हैं। 1980 का मॉस्को ओलंपिक, ये वो ओलंपिक था जिसके बाद भारत ने कभी हॉकी में गोल्ड नहीं जीता, और हॉकी का जो सूखा है वो अब हम ब्रॉन्ज जैसे मेडल जीत के हल्का फुल्का कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर गोल्ड तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। 1984 का लॉस एंजल्स क्यों लिखा, सोचिए। मैंने इसलिए लिखा, मतलब आप तो मेरी कोई, जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं टेस्ट भी बनाते समय ये सोच के बनाता हूँ कि कोई बच्चा मेरे टेस्ट के क्वेश्चन को ही अगर इमेज करके सोचेगा तो एग्जाम में चला जाएगा। जैसे मैंने इसको क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 2028 में वापस यहीं पर ओलंपिक है लॉस एंजल्स में, वापस। तो लिंक होगा। 2000, इस समय किसी आप अपने मित्र से पूछो कि यार 2028 में कहाँ जो है वो ओलंपिक खेलों का आयोजन होना, वो एक सेकंड में बताएगा कि लॉस एंजल्स में होना है, अमेरिका में। लेकिन उससे पूछो कि यार इससे पहले किस वर्ष लॉस एंजल्स में हुए, तो शायद वो कंफ्यूज है कि हाँ यार अभी एकदम याद नहीं आ रहा कि किस वर्ष हुए। तब याद आया कि 1984 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक हो चुके हैं। इस नजरिए से ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा। आंसर जो है वो इसका आइडियल है, वो है आपका मॉस्को ओलंपिक। मॉस्को ओलंपिक तक हॉकी में जो हमने कमाल किया, कोई क्या करेगा, और हमारा रिकॉर्ड कोई क्या आने वाले 100-200 साल तक तोड़ पाएगा, या आने वाले समय तक उसको तोड़ना, आप किसी की जो अगर कहा जाए वो पत्थर की लकीर हो गई समझ लो। 1980 तक भारत लगातार एक अच्छा हॉकी में प्रदर्शन करता रहा। उसी के कारण आज भारत के पास ओलंपिक में जो 10 गोल्ड है, उसमें से 8 अकेले हॉकी से। आखिर ऐसा क्या हो गया 19 पे, कि आपको एक छोटी छोटी स्टोरियों से चीजें याद कराता हूँ कि एग्जाम को कैसे पकड़ा जाए। अब 1980 तो याद हो गया कि मॉस्को ओलंपिक था। आखिर ऐसा क्या हो गया 1980 के मॉस्को ओलंपिक के बाद कि हमारा हॉकी धीरे 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 कमजोर पड़ता चला गया, और उसके बाद फिर हम हॉकी में कभी गोल्ड क्या सिल्वर भी जो अगर कहा जाए नहीं जीत पाए, और ब्रॉन्ज में भी जो अगर कहा जाए हम बहुत अच्छा जो है वो कर नहीं पाए। तो हमारी कहानी जो अगर कहा जाए बिगड़ती चली गई, और आज अब जो अगर कहा जाए हम ब्रॉन्ज मेडल पर पहुंचे। तो इसके पीछे के लिए आपको जाना पड़ेगा 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। देखिए टेक्निकली क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है उसकी शुरुआत 1975 में हो चुकी थी, लेकिन जो शुरुआती जो दो क्रिकेट के वर्ल्ड कप थे, यानी 1975 और 1979, उन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत जो है वो बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाया कि हम सोचो कि वर्ल्ड कप जीता। लेकिन 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसको बोलते हैं फुडेंशियल वर्ल्ड कप। उस वर्ल्ड कप को इंग्लैंड में भारत ने जीत लिया। अब 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था, यानी वर्ल्ड कप, हम क्रिकेट ले लो, आप जो भी लिखना हो आपको, क्रिकेट वर्ल्ड कप था, वो हमने जब जीता, उसके बाद इस क्रिकेट की दीवानगी ने भारत के युवाओं को अपनी ओर खींचना शुरू किया, और धीरे धीरे भारत का युवा, ठीक है, इस हॉकी से क्रिकेट की ओर बढ़ गया, और पूरा हॉकी का स्थान क्रिकेट ने ले लिया। ठीक है, आप कभी देखिए, कभी किसी से पूछिए कि 80s के पहले क्रिकेट का इतना इतना वर्चस्व नहीं था, हॉकी के खिलाड़ियों का बड़ा एक वर्चस्व था। अब जैसे ये बिल्कुल ऐसा है कि सपोज मान के चलिए आज हम किसी जगह फुटबॉल में कोई बहुत अच्छा टूर्नामेंट जीत लें एशिया का, और कल को हम फीफा में चले जाएं और फीफा जीत लें, तो शायद क्रिकेट भी इतिहास में वैसा ही हो जाए जैसे अगर कहा जाए हॉकी के साथ हो। कई चीजें ऐसी होती हैं। मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, लेकिन एज ए स्टूडेंट हम कैसे याद रख सकते हैं? हम याद रख सकते हैं कि 1980 में मॉस्को ओलंपिक हुआ, हम याद रख सकते हैं कि 1983 में इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। उस क्रिकेट वर्ल्ड कप के जीतने के बाद जो है वो क्रिकेट मेन मुख्य खेल के रूप में जो है वो अपनी जगह बनाने लगा। ये सब तो प्रश्न आते हैं। तो अभी देवेंद्र जी का निधन हुआ, बहुत जानी मानी हस्ती थे क्रिकेट में, और चूंकि 1980 का आखिरी वो वर्ल्ड कप जिसमें हमने गोल्ड जीता था, उस टीम का वो हिस्सा थे, इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रश्न उनके नाम से पूछा जा सकता है। या तो पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी देविंदर सिंह जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किस खेल से था,
या हो सकता है कि ओलंपिक खेल वाला पूछा जा सकता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर दिख रही है आपको, फॉर्मर इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर देविंदर सिंह, अगर कहा जाए, हु वॉन द गोल्ड इन द 1980 मॉस्को ओलंपिक, पास्ड अवे द सैटरडे, हिज जालंधर होम, ही वाज 73 ईयर ओल्ड। तो टेक्निकली बस ये अपने को याद रखना है, बाकी मुझे नहीं लगता कि और कुछ याद रखना। अगला वन लाइन का है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये दिल्ली में हुआ। वन लाइन, कुछ समझने वाला नहीं। हम सोचे कि बहुत कुछ समझने वाला हो, तो नहीं। रफली है कि कई बार क्या होता है ना, वन लाइन फैक्ट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया ये अभी कहाँ हुआ, यंग लीडर अवार्ड या इस तरह का कोई इवेंट। इसीलिए बस एक लाइन में याद रख। अगला भी वन लाइन का ही है, लेकिन थोड़ी महत्वता इसकी ज्यादा है। वो महत्वता इसीलिए इसकी ज्यादा है क्योंकि प्रश्न क्या लिख रहा है कि जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश के किस शहर में, ठीक है, अब ध्यान समझिएगा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस शहर में राष्ट्रीय डाक प्रशिक्षण केंद्र बना। यहां तक होता तो चल जाता, फिगर इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सोचिए, 111 करोड़ रुपए क्या छोटा अमाउंट होता है? सोच के देखिए ना। आप एक मतलब राष्ट्रीय डाक प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा कर रहे हैं और उसके लिए 111 करोड़ रुपए सैंक्शन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन inaugurated 6 जो है वो रेनोवेटेड एंड मॉडर्नाइज्ड पोस्ट ऑफिस इन मध्य प्रदेश, अनाउंस 111 करोड़ रुपीस नेशनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर एट शिवपुरी। ये भी हमारे लिए हो सकता है। तो उस नजरिए से ही क्वेश्चन आने वाले। और दूसरा, अब आप देखिए ना, मैंने क्या बोला, करंट का वो हिस्सा। कुछ चीजें देखो हमेशा, करंट क्या होता है, भविष्य से आ रही घटनाएं जो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये अतीत का हिस्सा बन रही। लेकिन कुछ घटनाएं अतीत में अपनी छाप अनंत काल के लिए छोड़ देती हैं ना। अनंत काल के लिए मतलब उनको आप अगर कहा जाए कि जैसे बदल नहीं सकते। तो जैसे ये है कि जब ये बन जाएगा तो आपसे क्या पूछेगा, नेशनल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? 2030 में भी जो अगर कहा जाए यहाँ पर, और 2040 में भी, 2050 में भी, ये मतलब अगर कहा जाए कि मतलब हर जगह जो है वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये यहाँ पर है ना, तो इस तरह से मतलब इन क्वेश्चंस का अपने आप में बहुत रोल प्ले करता है कि आप कभी भी लिखते हो या इसको याद करते हो तो आपको ये बात याद होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन मेरे लिए 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद या 10 साल के बाद मतलब पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो उस नजरिए से आप याद करिए, बाकी और कुछ नहीं। कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कभी उनको स्थापित किया हो क्या होगा या कोई चीज हुई होगी, तो वो आज भी वैसा के वैसा जो है वो रोल जो है वो प्ले कर रहा है। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। इसरो के 12 जनवरी 2026 को विफल हुए PSLV C62 मिशन, ये एक तो मिशन का नाम याद रखना, के तहत कितने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाना था? तो 12, 14, 15, 16 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये मिशन फेल हुआ, एक तो क्या है कि सैटेलाइट का मिशन फेल होना चुनौतीपूर्ण नहीं है, किसी दूसरे देश के सैटेलाइट भी स्पेस में खो गए कहीं, तो वो भी एक चैलेंजिंग इशू रहा। तो इसका आंसर है जो अगर कहा जाए 16। अब ये प्रश्न क्यों है, तो यहां से पहले तो अपन एक रफली इसको समझें। जैसे लिखा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का साल 2026 का पहला मिशन PSLV C62 फेल हो गया, ये पहली मिशन था। नीचे लिखा हुआ है कि ये जो अगर कहा जाए कि 12 जनवरी को सुबह 10 बज के श्रीहरिकोटा से तो लॉन्च ही करते हैं, वहां से 16 सैटेलाइट्स को लेकर उड़ा। और लॉन्चिंग के थर्ड स्टेज में, जनरली कोई भी मोस्टली जो मिशन होते हैं वो थर्ड स्टेज में ही फेल होते हैं, क्योंकि फोर्थ स्टेज में तो हम फाइनल जो है वो थ्रस्ट देने के लिए सैटेलाइट को ही लॉन्च करते हैं। थर्ड स्टेज में जो अगर कहा जाए, उसके रॉकेट बूस्टर जब ईंधन को जला के अलग होते हैं, उस समय ही उसको एकदम इतना थ्रस्ट मिलता है। थ्रस्ट मतलब आगे जाने के लिए ताकत, कि कई बार जो अगर कहा जाए कि उसके एक्सेलरेशन या अदर वैल्यूज के कारण वो अपने डायरेक्शंस को खो बैठता है और उसके कारण स्पेस में कहीं गुम जाता है। तो यही इसके साथ हुआ सैटेलाइट के साथ। लेकिन इसमें एक अनोखी बात है जिसके लिए ये प्रश्न हमने उठाया। पहला तो ये है कि चलो ठीक है, 16 सैटेलाइट वाला प्रश्न पूछेगा, लेकिन यहाँ आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर लिखी है जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन द थर्ड फेज फेल्ड ऑन मंडे, इसरो PSLV C62 लॉन्च व्हीकल
लॉस्ट 15 सैटेलाइट फ्रॉम द, जो अगर कहा जाए, सेवरल कंट्रीज एंड इंडियन कंपनीज इंक्लूडिंग द प्राइमरी पेलोड। यहां पर अब ये जो अगर कहा जाए कि ये 15 शब्द क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि एक सैटेलाइट वो बता रहा है, इनमें से एक सैटेलाइट जो है वो कम्युनिकेट कर पाया कुछ देर तक। ठीक है, ओनली अगर कहा जाए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि सर्वाइव थ्रू आउट द ट्रांसमिटेड जो है वो क्रिटिकल डाटा बैक टू अर्थ ओनली अबाउट 3 मिनट्स। इस नजरिए से वन सैटेलाइट सर्वाइवर पीएसएलवी रॉकेट, इस नजरिए से ये प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो पंच किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। तो इसको याद रखिएगा, इसमें कोई क्वेश्चन बन सकता है। और एग्जाम में आएगा तो 16 ही सेटेलाइट जो है वो लगाना है। मतलब टोटल कितने सेटेलाइट लेके जा रहा था, 3 बातें आपको जो है वो याद रखना है। एक तो डेट याद रखना है 12 जनवरी की। दूसरा, टोटल जो सेटेलाइट आपको याद रखना है 16। इन 16 सेटेलाइट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक था हमारा जिसको अपन आम भाषा में बोलते हैं UAEOS-N1 सेटेलाइट, प्लस 15 अदर सेटेलाइट। ऐसे टोटल 16 सेटेलाइट थे। एक सेटेलाइट 3 मिनट सरवाइव करा, ये भी एक आंकड़ा चाहे तो आप याद रख सकते हैं, और PSLV C62 मिशन का नाम याद रख सकते हैं। अगले पे आते हैं। ये प्रश्न मैंने पिछले हफ्ते भी आपको पढ़ाया। ठीक है, उसी प्रश्न को अब हम फिर से एक बार देख रहे हैं कि न्यूज में आ गया इसके कारण। जनवरी 2026 में सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक घटनाओं के शिलालेख के कारण चर्चित भद्रकाली मंदिर प्रभास पाटन किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये जो है वो अगर कहा जाए, यूं तो सबको वैसे पता ही है, बट अभी क्यों पता हो गया? क्योंकि मैंने लिख दिया सोमनाथ के मंदिर के ऐतिहासिक घटनाओं का, यानी मंदिर पे अटैक और ये सब चीजों का भी उल्लेख है। इसी प्रश्न को आईएएस में पूछा जाएगा, भद्रकाली मंदिर स्थित प्रभास पाटन नाम का इंस्क्रिप्शन शिलालेख कहाँ मिला? तब दिमाग खराब होता है। प्रभास और पाटन से भी कुछ बच्चे जो हिस्ट्री का थोड़ा ठीक ठाक उनको पकड़ है, तो वो प्रभास पाटन से आसानी से पकड़ लेंगे यहाँ पर। लेकिन खाली भद्रकाली मंदिर लिख दे तो और कंफ्यूजन है ना, तो वहां ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ना कुछ जो है वो बन सकता है। अगला, एक ये तो मैंने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को बनाया है। ऊपर मैंने इसलिए ले लिया कि आपको याद तो होगा, लेकिन मेन क्वेश्चन नीचे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2026 को, मैंने पिछले वीक भी बताया था कि हम कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। एक है कि कृषि वर्ष, किसान वर्ष, कृषक सशक्तिकरण वर्ष, कृषक कल्याण वर्ष, दोनों अलग अलग बात है। तो फार्मर्स को के वेलफेयर के लिए हम क्या करेंगे उसका वर्ष है। लेकिन प्रश्न हमारा मेन ये प्रश्न में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है 1101। जब ये मैंने अपने इंस्टीट्यूट में, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में, जब बच्चों को मैं, जो बच्चे मेरे बैचेस में हैं, PSC या अदर बैचेस में, उनको भी पढ़ाता हूँ करंट अफेयर, तो उसमें मैंने प्रश्न पूछा। अब आपसे तो टू वे कम्युनिकेशन हो नहीं पाता। मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कि ये जो है अगर कहा जाए 1101 ट्रैक्टर के ऊपर क्यों जोर दे रहे हैं, आखिर ऐसा क्या? तो सबने अपनी अपनी राय दी कि ये कारण है। फिर मैंने उनको ये बताया कि अगर हम किसी गांव में किसी किसान की समृद्धि को देखें तो कैसे देखें? क्या हम पता करेंगे कि उसकी खेती कितनी है? क्या हम पता करेंगे कि उसका बैंक बैलेंस कितना है? नहीं। हम उसके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से पता लगाते हैं। अरे, इसके पास तो 55 हार्स पावर का ट्रैक्टर है, इसके पास तो 75 हार्स पावर का ट्रैक्टर है, इसके पास तो फलानी मशीन है। इससे हम तय करते हैं कि वो समृद्ध किसान है। ठीक है, उसकी समृद्ध, आजकल गांव में आप कभी देखेंगे तो ये गांव के अंदर बहुत पैटर्न हो। कोई आदमी अगर कहा जाए गांव में भी, जैसे सपोज मान के चलिए आप किसी गांव में रहते हैं, आप में से कोई कृषक फैमिली का बच्चा होगा तो बहुत अच्छे से जो है वो मतलब समझता होगा कि कोई जो है वो व्यक्ति है, उसने एक नया ट्रैक्टर जो अगर कहा जाए खरीद के लेकर आ गया। और जो अगर कहा जाए उस ट्रैक्टर में भी सपोज मान के कोई बड़ी कंपनी का जो है वो ट्रैक्टर ले आया, जैसे जॉन डियर का ले आया। तो अब जैसे सपोज मान के चलिए जॉन डियर का कोई ज्यादा हार्स पावर वाला जो है वो ट्रैक्टर ले आया, लोग कहते हैं अच्छा पैसा कमा रहा है भैया, ये तो समृद्ध किसान बनने की दिशा में जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो टेक्निकली यही बात होती है कि उसमें इनडायरेक्टली एक मैसेज है। इनडायरेक्टली मैसेज है उन 1101 ट्रैक्टर की ऐतिहासिक रैली का, कि हम बताना चाह रहे हैं कि हम किसानों को समृद्ध करने की दिशा में काम कर रहे हैं, और उनके कल्याण के लिए काम करके उनको जो है वो उनकी इनकम भी बढ़ाएंगे,
और कृषि को जो अगर कहा जाए एक व्यवसाय के रूप में भी स्थापित जो है वो करेंगे। तो भोपाल में इस रैली का आयोजन हुआ। ओरिजिनल प्रेस रिलीज लिखा है। प्रेस रिलीज में ये दबाव इसलिए दिया गया है 1101 ट्रैक्टर का, क्योंकि ट्रैक्टर की महत्वता को इस नजरिए से देखा गया होगा। गॉड नोज उनका क्या अप्रोच होगा, मैं भी नहीं जानता। मेरा दिमाग तो ऐसा चलता है जो मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको इस नजरिए से देखें तो ये जहाँ अभी बैलगाड़ी लेके आ जाते किसान कल्याण, तो एक ऐसे ही मैसेज चला जाता है कि बताओ किसानों की हालत क्या, बैलगाड़ी लेके घूम रहे हैं। मतलब अभी जो अगर कहा जाए यहाँ पर, तो आपने उसको मुख्य धारा में दिखाने की कोशिश करना है कि हाँ भैया हमारा किसान तो समृद्ध हो चुका है। तो यही है। बाकी 2026 में आप जो भी कॉपी में करंट अफेयर्स लिखते हैं, एक अलग से पूरा आगे पीछे का सेपरेट पेज प्लान कीजिए, उस पे लिखिए कृषक कल्याण वर्ष 2026। जितनी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जाएंगी उस पर प्रश्न आएगा। आप में से कोई पीएससी के कोई सर्टेन एग्जाम्स हैं उनके इंटरव्यू दे रहा है, उससे भी पूछेगा कि क्या लगता है कि किसान कल्याण जो वर्ष मना रहा है क्या करेगी सरकार। तो आपके पास कुछ स्कीम्स अपनी भी आइडियल होना चाहिए, और जो ऑलरेडी चल रही हैं अच्छी रनिंग स्कीम उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हमको एग्रीकल्चर सेक्टर के अलाइड सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से जुड़े क्षेत्र जैसे फॉरेस्ट्री भी कृषि से जुड़ा सेक्टर है। तो आप ये बोल सकते हो कि क्यों ना हम एग्रो फॉरेस्ट्री पे ज्यादा काम करें, किसानों को मेड़ के ऊपर खेत के खराब हिस्से में जहां पर वो खेती नहीं कर पा रहे वहां वो पेड़ लगा लें। ठीक है, मेड़ों पर पेड़ लगा ले जिससे आय बढ़ जाए, वो एक सामाजिक वानिकी से जोड़ दें। ऐसे आपके पास कुछ एक आइडियाज होना चाहिए जो इंटरव्यू पैनल आपसे पूछेगा, क्योंकि ये तो न्यूज में हमेशा ही रहेगा किसान कल्याण का। तो प्रश्नकर्ता भी आपसे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा यहाँ पर। अगला है वर्ष 2026 में भारत ब्रिक्स के कौन से शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो ये 18वां शिखर सम्मेलन है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि अभी ब्रिक्स का लोगो जारी हुआ। आपको दिख रहा होगा 13 जनवरी को भारत ने ऑफिशियली 18वें ब्रिक्स समिट का की अध्यक्षता संभाल ली है। अगर आप लोगों को देखेंगे तो ये दो बातें कह रहा है। कमल जो हमारी संस्कृति और हमारे समृद्धता का प्रतीक है, और इसमें एक नमस्ते जैसा चिन्ह दिख रहा है बीच में आप, जो ये बताता है कि हम संपूर्ण विश्व को जो अगर कहा जाए अपने साथ लेकर चल रहे हैं, सबका सम्मान करना हम जानते हैं। बाकी कुछ को ये लोगो शायद बीजेपी से जुड़ा हुआ भी दिख जाए, ठीक है, सबके अपने अपने नजरिए हैं। बट जो भी नजरिए हैं अभी हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमें ब्रिक्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपके लिए एक अलग से पूरा, जब ये अभी तो नहीं, जब ये सबमिट होगा उस समय एक सेपरेट पूरा वीडियो बनाऊंगा ब्रिक्स का, कि कैसे जिम ओ नील नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने उन देशों को जो डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच में कहीं सरवाइव कर रहे थे, यानी इमर्जिंग उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्रिक शब्द का प्रयोग किया। कैसे ये ब्रिक जो है अगर कहा जाए ब्रिक्स में कन्वर्ट हुआ, कैसे इसके फाउंडिंग मेंबर्स के साथ बाद में धीरे धीरे कई और देश जैसे इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया जो अगर कहा जाए इसके मिस्र इसके सदस्य बने। कैसे जो अगर कहा जाए ब्रिक्स, मतलब ऐसे बहुत सारी जो अगर कहा जाए कि मतलब ब्रिक्स से जुड़े हुए मुद्दे मैं बताऊंगा। 2001 में इस शब्द की उत्पत्ति के विचारों से लेकर 2026 तक क्या क्या घटा, कैसे घटा, क्यों ना, कैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक हमारा जो अगर कहा जाए बना यहाँ पर, ये सब तो वो तो हम करेंगे जब आएगा समय, वो तब तब को जो कराया जाएगा उसको। अगला है मराठी साहित्य अकादमी के कविवर्य भास्कर रामचंद्र तांबे पुरस्कार किस राज्य सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिए जाते हैं। अब ये मैंने क्यों लिया, पहले तो देखिए, मराठी साहित्य अकादमी लिखा हुआ है, हम कंफ्यूज हो गए, हमने महाराष्ट्र लगाया। पहला तो अवार्ड हमारा है और ये एकेडमी हमारे ही है। तो आप में से जिनको ना मालूम हो उनको बता दूं कि आप एक हिंदी भाषी राज्य में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी भाषाओं से संबंधित अकादमियों को हम प्रमोट नहीं कर रहे या बढ़ावा नहीं दे रहे उनको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो उनमें से मराठी के लिए तो हो सकता है कि आपको प्रश्न पूछ ले कि कविवर्य भास्कर रामचंद्र तांबे पुरस्कार इनमें से किस भाषा के लिए दिया जाता है, मराठी के लिए, सिंधी के लिए, उर्दू के लिए, जो भी उनको लगता है वो पूछ सकता है। तो किसको दिया गया वो तो अभी मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप चाहो तो लिख लो कि जलगांव के रचनाकार श्री बालकृष्ण जो है वो सोनवड़े को मिला है, वो एक अपना मुद्दा है।
लेकिन मुझे लगता है कि सिंपल यही प्रश्न पूछा जाएगा कि कविवर भास्कर रामचंद्र तांबे जो है वो पुरस्कार का संबंध। इसमें मैं आपको एक और अनोखी चीज दिखाता हूँ, देखिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। ये देखिए, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ आपको, यूं तो आपने अपने स्तर पर पढ़ ही रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में और भी भाषाओं की अकादमी है, जैसे सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल, मराठी साहित्य अकादमी भोपाल, भोजपुरी साहित्य अकादमी भोपाल, पंजाबी साहित्य अकादमी भोपाल, उर्दू अकादमी भोपाल। इस प्रकार हमें ये समझ पड़ गया कि आज मध्य प्रदेश के अंदर सिंधी, मराठी, भोजपुरी, पंजाबी, उर्दू जैसी अकादमी हैं। हाँ, संस्कृत जो कालिदास संस्कृत अकादमी है वो उज्जैन में, वो ऑलमोस्ट आपको ऐसे समझ पड़ जाएगा। ज्यादातर मोस्टली जो एकेडमीज हैं उन सब के हेडक्वार्टर्स आपको भोपाल दिख रहे हैं, चाहे वो अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी हो, चाहे जनजाति लोक कला बोली विकास अकादमी हो, चाहे साहित्य अकादमी हो। ज्यादातर में आपको भोपाल ही दिख रहा है कि ठीक है यहाँ पर। बाकी जो पीठ होते हैं, सृजन पीठ, वो तो सब अलग अलग जगहों पर होते हैं, तो वो हम इससे लिंक नहीं कर सकते कि हम सोचें कि कोई जो अगर कहा जाए तो सृजन पीठ इससे लिंक हो तो नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हमको जो है पता नहीं होती, यानी हमें नहीं मालूम होता कि अच्छा हमारे यहाँ भी भोजपुरी साहित्य अकादमी है, हमारे यहाँ भी पंजाबी साहित्य अकादमी है, हमारे यहाँ भी मराठी साहित्य अकादमी है। हम नहीं पढ़ते इन चीज़ों को, जो है छोड़ देते हैं। तो उसका जो है वो हमको बेनिफिट मिल जाए, तो उसके लिए ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे ये पूरा चार्ट चाहे तो आप इसको रोक कर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो ध्रुपद जो केंद्र था वो केवल भोपाल था, लेकिन चूंकि ग्वालियर घराने से भी ध्रुपद को पहचान मिली, और ध्रुपद को पहचान दिलाने में सबसे बड़ा रोल है तानसेन का, तानसेन। इसलिए हम ग्वालियर को छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हमने ध्रुपद केंद्र भोपाल के साथ फिर बाद में ग्वालियर भी किया, और आज ध्रुपद जो समारोह है वो ग्वालियर में भी आयोजित होता है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल पोर्टल का नाम क्या है? शक्ति, पंखुड़ी, उड़ान, नन्हे कदम। वन लाइन का, ज्यादा अंदर अपने को काम का नहीं, केवल पंखुड़ी। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल वन लाइन का है, अंदर भी नहीं जाना है। एआई चैटबॉट ग्रोक में देखो, कुछ क्वेश्चन तो आपको खुद ही पता होते हैं, जैसे अभी किसी से कहा जाए कि ग्रोक किसका चैटबॉट है, सबको पता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीजें ऐसी होती, क्लैश हो जाती हैं एग्जाम में, हम कंफ्यूज जो अगर हो गए कि किसका जो अगर कहा जाए है, और न्यूज में है, जैसे अभी कई देशों ने ग्रोक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, उन्होंने कहा नहीं साहब, जो अगर कहा जाए ये डीप फेक वीडियो बना रहा है, तो उसके कारण अगर न्यूज में है तो हमको पता होना चाहिए। जैसे लिखा ना कि ग्रॉक चैटबॉट पर रोक, भारत ने मांगा था जवाब। तो एक आर्टिकल है पूरा के पूरा, उस नजरिए से हम इसको याद रख सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन भी वन लाइन का है, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं कि भारतीय सेना के किस मेजर को यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो सीधी सी बात है, मतलब ये वन लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं। ये लिखा हुआ है स्वाति शांता कुमार को यूएन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, जनवरी 2026 में देश की, यानी अब जो क्वेश्चंस मैं कुछ बता रहा हूं इनमें हमें कोई डिस्कशन नहीं करना, ना हम बाल की खाल निकालें, हम केवल वन लाइन से ही इनको समझें। जैसे लिखा है कि जनवरी 2026 में देश की पूरी तरह से पेपरलेस, जो अगर कहा जाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो कहाँ बनाई गई, तो केरला में। वो हमारे लिए वन लाइन का हो गया कि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने केरल के वायनाड जिले में कलपेट्टा में देश की पहली पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन किया। ठीक है, यहाँ पर तो आप पूरी तरीके से जो भी आप मतलब इसमें केस डायरी जाएगी वो भी डिजिटल पैटर्न पे जाएगी, केस की सुनवाई होगी वो भी डिजिटल होगी, जो वर्डिक्ट आएगा वो भी डिजिटल होगा। मतलब सब ऑनलाइन पैटर्न ही हो गया देखा जाए तो। ये है सेम 2026 में FIH महिला हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है, तो हैदराबाद। ये वन लाइन के क्वेश्चन, इनके आने की संभावना कितनी है कोई नहीं जानता, क्योंकि हाँ स्ट्रेंथ वाले नहीं, स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन अभी ऊपर था, जैसे एक्सपोर्ट वाला जो इंडेक्स था वो क्वेश्चन था, और भी आएंगे अभी। जैसे जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने हाल ही में किस राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली, तो आपको दिख रहा है मेघालय की पहली जो अगर कहा जाए मुख्य न्यायाधीश। सॉरी बेटा। तो ये वन लाइन का हो गया। ठीक है, अब समझने वाले क्वेश्चन, अब हम समझने वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर तो देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि 11-12 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट का आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। आंसर है भोपाल। तो अब इसमें जो है अगर कहा जाए क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेगा टेक्निकली। पहला है कि स्टार्टअप समिट 2026 भोपाल में दिख रहा है, हमारे तीन चार क्वेश्चन हैं इसमें। नंबर वन, पहला आ गया
कि मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025। अब आपको सपोज मान के चलिए आप एमपीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं थोड़ी देर के लिए, आपको एक लाइन आ जाए मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति, और आपको 4 लाइन में आंसर लिखना हो। आप खुद देखो, क्या आपका पूरा आइडियल आंसर दे के नहीं रखा गया है? मैं रीड करूंगा, आपको लगेगा सर इससे अच्छा तो आंसर हम खुद भी नहीं कर सकते। बड़े अच्छे से लिख रहा है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 राज्य में नवाचार यानी इनोवेशन, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट सृजन को गति देने की दिशा में एक सशक्त दूरदर्शी पहल है। इस नीति का संपूर्ण यात्रा यानी इस नीति के तहत जो हम वित्तीय प्रोत्साहन, अब ये छोड़ दो, अगर आप पेपर लिख रहे हो मेंस का, तो वित्तीय प्रोत्साहन, परिचालन में सहयोग, आधारभूत संरचना आदि में हम जो है वो सहयोग करेंगे। इसी नीति को प्रॉपर जो है वो कैसे लागू किया जाए, क्या किया जाए, उसके लिए एक समिट 11-12 जनवरी 2026 को भोपाल में आयोजित किया गया। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। प्रश्न, मतलब एक जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे आते हैं, मतलब जो कभी जैसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, ये इसी तरह से क्वेश्चन जो है वो पंच करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई चीज को लिख रहे हैं तो हमारे पास वर्ड, अच्छे वर्ड कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से नहीं। ये सब यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि इस फंड के माध्यम से डीपी, देखो मत ये डीपीआईआईटी अब यहाँ आया, डीपीआईआईटी होता है क्या, पहले समझो। देखो मध्य प्रदेश में अगर मान के चलो इस साल 1,000 आदमी ने स्टार्टअप शुरू किए कोई मायने के लिए, लेकिन उन 1,000 में से 200 स्टार्टअप डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशनल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड में रजिस्टर्ड हुए। ठीक है, हिंदी में बोले तो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग में अगर रजिस्टर्ड हुए तो निश्चित रूप से वो स्टार्टअप ग्लोबल सिनेरियो में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो वो हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इस प्रकार तो जैसे अभी आपसे एक प्रश्न आ जाए ना कि भाई स्टार्टअप्स को हम कहाँ रजिस्टर्ड कराते, क्योंकि अब तो स्टार्टअप स्टार्टअप पे ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो हमको ये समझ पड़ा कि अच्छा डीपीआईआईटी में जो है स्टार्टअप रजिस्टर्ड होते हैं। ये एक बेसिक मतलब एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन जो है वो बच्चों को आ गया कि अरे यार ये बढ़िया सी चीज बताई कि डीपीआईआईटी में स्टार्टअप होता है। और आप अगर मेरा कोई इकोनॉमिक सर्वे का वो पढ़ोगे तो उसमें भी आपको समझ पड़ेगा कि हाँ डीपीआईआईटी में जो है वो स्टार्टअप जो है वो होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल अगर कहा आ जाए कि ये टेक्निकली सही तरीके से तो 2019 में ही जो है वो ये डिपार्टमेंट खड़ा किया सरकार ने, मतलब भारत सरकार ने। ओवरऑल तो आपको दिख रहा है स्वर्णिम भविष्य दिशा में बढ़ता युवा। ठीक है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 11-12 जनवरी को किया गया। मध्य प्रदेश स्टार्टअप उद्यमिता नवाचार को, कोई आपसे अभी आप पीएससी का इंटरव्यू दे रहे हो, पूछे कि यार स्टार्टअप से क्या होगा, ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर स्टार्टअप जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाते हैं। स्टार्टअप जो है वो अगर कहा जाए इनोवेशन को बढ़ाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास, और इसको कैसे आंसर करें, वो पूछे अच्छा ये बताओ क्या गुण होना चाहिए कि हम स्टार्टअप लगाएं, आप कहोगे सर अगर किसी व्यक्ति के पास 3 गुण है, एक उसके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, नवाचार उसके अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता का भाव है, और तीसरा कि वो रिस्क बेयर करने की क्षमता रखता है, यानी कि वो जोखिम उठाने की क्षमता रखता है, तो वो स्टार्टअप के माध्यम से एक बड़ा उद्योगपति भी बन सकता है। तो मतलब जो चीज लिखी है उसी को हमने क्या करा, थोड़ा सा अच्छा मेकअप कर दिया और प्रेजेंट कर दिया, तो हमारा आंसर भी अच्छा हो गया, इंटरव्यू में भी आंसर अच्छा हो गया और नॉर्मली भी हो गया। अभी आप लोगों को इंटरव्यू गाइड करना है मुझे, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी एग्जाम्स के बहुत सारे इंटरव्यू हैं, और एक बच्ची ने मुझे अप्रोच किया था इसी मंच के ऊपर, मतलब यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय का अभाव था तो मैं सोच नहीं रहा था कि मैं इंटरव्यू गाइडेंस के लिए कुछ सेशंस लाऊं आपके लिए। पर वो बच्ची मुझे 2-3 बार मैसेज कर चुकी है यूट्यूब के ऊपर ही कि सर गाइड कीजिए। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर आप सोचते हैं कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं तो मेरी जिम्मेदारी, तो अब आप बस 1-2 दिन में देखिएगा, आपको मैं कुछ रिकॉर्ड्स कर करके वीडियो जो है वो डालूंगा यहाँ पर। वो होता क्या है, थोड़ा सा मोरल मेरा डाउन इसलिए हो जाता है, अब जैसे मैं करंट अफेयर्स के डालता हूँ तो बच्चे देखते ही नहीं, तो मुझे लगता है कि समझ ही नहीं आता मुझे कई बार कि किधर जा रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका सही जा रहा है कि नहीं। हालांकि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं उससे तो मुझे लगता है कि ठीक है। और जैसे सुबह मेरा अभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का बैच है ना, तो लगभग 140-50 बच्चे, अभी इसमें 150-100 बच्चे होंगे। वो
क्लास जब इकट्ठी करते हैं तो लगता है कि हाँ यार ठीक, मतलब जो है। बट इस मंच पे पता नहीं क्यों स्ट्रेंथ कम आती है यूट्यूब पे, उसके पीछे का तर्क मैं कभी नहीं समझ पाया। ठीक है। और वो कमेंट भी सबके अच्छे आते हैं, वो भी नहीं समझ पड़ता कि कोई अपन गलत दिशा में पढ़ा रहे हो ओवरऑल। तो अगला बेसिक है, उसी से मिलता हुआ क्वेश्चन है और गलत होगा, ये ध्यान रखिएगा, गलत होगा ये ध्यान। हालांकि ये गलती से 26 ही छप गया, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक रही, आंसर तक भी चले गए, आप देख के ऐसा हो जाता है। 15 जनवरी को भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में निम्नलिखित में से कौन सी नीति जारी की गई थी? मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति, मध्य प्रदेश एआई नीति, मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति, मध्य प्रदेश क्लाउड कंप्यूटिंग नीति। तो ध्यान से समझिएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट होने का कारण है कि ज्यादातर जो पॉलिसीज हैं हमारी, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी हो, चाहे वो टेक्सटाइल पॉलिसी हो, चाहे वो स्टार्टअप पॉलिसी हो, ऐसी ज्यादातर पॉलिसीज हमने 2025 में लॉन्च करी, ज्यादातर पॉलिसीज। तो क्या होगा कि क्लैश तो होगा ही होगा। हाँ, अब ये जो पॉलिसी है ये स्पेस पॉलिसी नहीं, स्पेस टेक है ना, स्पेस इसमें जो तकनीकें हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पॉलिसी लेकर आए। तो आपको जैसे यहां दिख रहा है कि मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, एक तो ये भोपाल में हुआ, के अवसर पर रिमोट का बटन दबाकर मध्य प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी 2026 का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गर्मामयी उपस्थिति में मध्य प्रदेश जो है वो डेस 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 आया, इसमें ये मतलब एमओयू वगैरह, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह साइन हुए, ये ठीक है, अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ हम स्पेस टेक पॉलिसी लाए। अब आपको क्या करना है, कॉपी में जहां भी आपकी जो पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज में ये जो पॉलिसी जो मैं बता रहा हूँ इसको अलग स्टार बना के लिखना है कि बाकी जो पॉलिसीज हैं वो हमने क्या करा है कि 2025 में, लेकिन स्पेस टेक पॉलिसी जो है अगर कहा जाए 2026, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज में दिखाता हूँ, इसको समझाने के लिए दिखाता हूँ। दो प्रेस रिलीज दिखा रहा हूँ मैं आपको, जिससे आपको कंफ्यूज्ड होने का मौका भी मिलेगा और कंफ्यूजन से दूर रहने का भी। एक है 11 जनवरी की कैबिनेट का डिसीजन, ढेर सारी पॉलिसी दिख रही है, जैसे मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति, लॉजिस्टिक पॉलिसी, मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025, ठीक है, मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन फिल्म टूरिज्म पॉलिसी 2025, मध्य प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2025, ऐसी यहाँ पर आपको कई तरह की, जैसे लिखा हुआ है कि अलग अलग सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, अप्रैल यानी परिधान, ठीक है, फुटवेयर, टॉयज, इन सब के लिए हमने पॉलिसीज बनाई। इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, हम यहाँ पर जाएं 2 फरवरी का ही, अब जो 18 फरवरी का 2 दिन कैबिनेट में डिसीजंस हुए थे, कुछ डिसीजंस 11 फरवरी को हुए थे, कुछ 18 फरवरी को। यहाँ भी हमको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2025, इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो है वो पॉलिसी 2025, मध्य प्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी 2025, मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2025, मध्य प्रदेश एमएसएमई पॉलिसी 2025, मध्य प्रदेश बायोफ्यूल पॉलिसी 2025। अगर इस 2025 की लिस्ट में स्पेस टेक पॉलिसी को बीच में फंसा दिया जाए तो रेत में जगह कहा जाए सुई ढूंढने जैसा हो जाएगा आपके लिए। ये तभी होगा कि जब आप उसको एक अलग सेपरेट रखोगे कि बाकी सब तो जो बनी बनी, इस पे मुझे फोकस करना है, आप इनके साथ रख दोगे तो क्लैश हो जाएगा एग्जाम। और माइनस मार्किंग वाले एग्जाम जो होते हैं ना उनमें क्लैश होने वाले काम जो है वो बिगाड़ देते हैं पूरी कहानी। तो इस तरह से ढेरों पॉलिसीज बनाई हमने, लेकिन ये पॉलिसी उस नजरिए से जो है वो कैसे हमको हेल्प करेगी वो बस अपने को याद रखना है, ये हमारे लिए एग्जाम में हो गया। अगला है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत, अच्छा क्वेश्चन है एमपी के लिए, के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा किसकी अध्यक्षता में राज्य तिलहन मिशन का गठन किया गया? मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, मुख्य सचिव और कृषि उत्पाद आयुक्त। तो चीफ सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य तिलहन मिशन का गठन किया। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो 100% बच्चों का गलत होगा, क्योंकि कोई भी इस तरह के मिशन में या तो मिनिस्टर को लगाएगा, या तो चीफ मिनिस्टर को लगाएगा, या उस डिपार्टमेंट से जुड़े किसी व्यक्ति को टिक लगाएगा, वो कभी चीफ सेक्रेटरी पे जाएगा ही नहीं। उस नजरिए से ये क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में 80, यानी ये तो आप लोगों ने खुद ही पढ़ रखे,
मतलब कहीं वन लाइन में खुद ही पढ़ रखे हैं कि यार 80 नंबर पे हम हैं, ठीक है, 2026 के इस इंडेक्स में, पासपोर्ट में बहुत अच्छी रैंकिंग हमारी अभी भी नहीं है ना। हमसे बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स के ऊपर हैं जो है वो कई सारे देश यहाँ। भारत में पूरी तरह से ऑर्गेनिक जैविक प्रमाणित पंचायत वामनबास कांकर किस राज्य में स्थित है? वन लाइन का है, राजस्थान का। अगर आप में से कोई राजस्थान पीएससी का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ गांव के किसानों ने, पंचायत ने ये शपथ ली कि भैया हम जो भी करेंगे ऑर्गेनिक ही करेंगे, हम अपने खेतों में पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करेंगे, हम अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करेंगे, हम जो है वो प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे, प्राकृतिक चीजों को अपनाएंगे। शायद ये प्रकृति के प्रति प्रेम की दिशा में कदम आप मान लो, बाकी हमारे लिए कोई काम का नहीं। ये क्वेश्चन आपके लिए तब तक काम का है जो अगला मैं बता रहा हूं, जब तक कि कोई नया प्रिडिक्शन ना आ जाए, ठीक है। और ऐसा सेम के सेम क्वेश्चन आईएमएफ का आ चुका है। आईएमएफ का मैंने जब, तब तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता नहीं था वीकली करंट अफेयर्स, मैंने अपने बच्चों को बताया था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वो आईएमएफ का क्वेश्चन आया था। वैसा ही शायद ये क्वेश्चन आपको आ जाए, लेकिन मैंने क्या बोला, तब तक जब तक कि कोई नया आंकड़े की बात ना हो। तो विश्व बैंक के द्वारा, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इकोनॉमिक्स टाइम्स का है। वर्ल्ड बैंक राइज जो अगर कहा जाए, फाइनेंशियल 2026 इंडिया ग्रोथ एस्टिमेट 7.2% यहाँ पर, तो ये एक आ सकता है। अगला है प्रेम्युनु विश्व, विश्वनु प्रेम नामक प्रसिद्ध किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बहुत न्यूज में है। एक तो ये किताब पहली नहीं है, पांचवी, 500वीं किताब है। और इसका विमोचन जो है प्रधानमंत्री जी ने किया है, और एक अच्छा खासा उनका वीडियो भी प्रेस रिलीज में है, लगभग 9-10 मिनट का। तो श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वरानंद जी महाराज की 500वीं पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। शायद न्यूज में है काफी, तो कोई कई बार पूछ लेते हैं कि किताब किसकी है, उस नजरिए से आ सकता। बाकी हमारे लिए और ज्यादा किसी उसमें कोई काम का टॉपिक है नहीं। मतलब जो भी क्वेश्चन होगा वो इसी में से जो है वो पंच होगा, बस उतना ही याद रखना। अगला है जनवरी 2026 में किस फिल्म को विश्व में सबसे बड़ा एआई किस फिल्म ने विश्व में सबसे बड़ा एआई पुरस्कार जीता? आंसर है लिली। ये हमको याद रखना है वन लाइन के लिए। इसमें भी ट्यूनेशियाई फिल्म है। अब आपको कि ऐसे प्रश्न याद रखना है, नहीं याद मत रखो। क्यों याद रखना है उसके पीछे का तर्क ढूंढो। अब आप सोचो, ये जो फिल्म है ना, इसको जो अवार्ड मिला है एआई का, वो अवार्ड मिला कितना है? $10 लाख। अगर आप इंटरनेट पे जाएं और अगर उसको कहें कि $10 लाख में कितने करोड़ होते हैं, यहाँ पर एक सिंपल आप एल्गोरिथम इससे कहें, मतलब ये इसी से, जेमिनी से पूछ लें यहाँ पर, तो आपको ये चीज समझ पड़ेगी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, $10 लाख में कितने करोड़ होते हैं। यहाँ पर अभी हम गए, आपको जो फिगर मिलेगा उसको समझने की कोशिश करिए कि एक अवार्ड की मनी छोटी मोटी मनी नहीं कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए जो है अगर कहा जाए, यहाँ पर अगर कहा जाए दे दिए, तो टेक्निकली उसने ये समझा दिया कि एक्सचेंज रेट, और उसने तो पूरा आपको जो है वो बता दिया। फिर उसने फाइनल आंसर दिया कि भैया लगभग 9 करोड़ रुपए होते हैं। आज आप सोचिए, फिल्में हमारे यहाँ 9 करोड़ का व्यवसाय नहीं कर पाती। अभी वो एक फिल्म रिलीज हुई है राहु केतु, वो 2-3 करोड़ का व्यवसाय किया, 4 करोड़ का फिल्म है अभी मेरे हिसाब से। बड़ी फिल्म है। अब हाँ, वो है कि धुरंधर जैसी फिल्म का अलग मुद्दा है। तो चूंकि क्या होता है, जो अवार्ड की प्राइज मनी है ना, वो बहुत रोल प्ले करती है। $10 लाख, हाँ यार ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि बड़ा फिगर है, 9-10 करोड़ रुपए का अवार्ड है तो दुनिया भर में चर्चा में। आज जैसे मैंने बच्चों से कहा कि सपोज मान के चलो मेरे पास बहुत पैसा आ जाए और मैं कोई एक अवार्ड घोषित कर दूं पर्यावरण के ऊपर, कि हर साल जो अगर कहा आ जाए 5 करोड़ रुपए का हम अवार्ड देंगे, तो मेरे जैसा आम आदमी जो है वो लाइमलाइट हो जाएगा, क्योंकि 5 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मायने रखती है। वैसे ये इसलिए मैंने आपको बताया कि जब आप प्रश्नों को देखते हैं ना, तो आप सीखेंगे यार ये याद रखने के लायक है कि नहीं, क्यों याद रखूं क्यों नहीं रखूं, ये सब चीजें। तो $1 मिलियन फॉर एआई जनरेटेड फिल्म, दुबई समिट में फिल्म का नाम था लिली, इसे अवार्ड दिया गया। 28वें कॉमनवेल्थ पीठासीन, पीठासीन का मतलब भी जैसे हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर के लोग, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं इंग्लिश में। अधिकारी का सम्मेलन जनवरी 2026 में कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया था। हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ही इसकी अध्यक्षता की थी।
तो ये बेसिक है, वन लाइन का है, कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरह के, बाकी और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन यूनिक, मेरे यहाँ के बच्चों को तो नहीं बना, आपसे पूछता हूँ आप में से कितनों को बनता है, ईमानदारी से बताइएगा, अपनी ईमानदारी से ना। देखिए दो तरह के उत्तर होते हैं, एक है कि लिख दिया कि हाँ सर मुझसे बनता है, एक है कि अपने जमीर से पूछा है कि हाँ मुझको पता था कि नहीं पता। ठीक है, अपने आप से। देखिए कभी भी क्या होता है ना, हमको सच्चाई अपने अंदर से होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द स्टोरी संघर्ष हमको अपने आप से जीना है। किसी का एग्जाम में चयन नहीं होता है। ठीक है, तो समाज तो 2 साल 4 साल तक आपको जो है वो कहेगा, लेकिन ताउम्र जो चुनौती है, जिसको बोलते हैं अंतहीन संघर्ष, वो आपको करना है। इसलिए ईमानदारी आपकी अपने, मैंने हमेशा अपने बच्चों को एक बोला कि इंसान को सबसे पहले अपने लिए ईमानदार बनना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी है, उसको दूसरे के लिए ईमानदार नहीं बनना चाहिए। जैसे अभी मैं एक क्लास कर सुबह करूं ऑनलाइन, और बच्चा जो अगर कहा जाए सिस्टम पे लॉग इन करके जो है वो सो जाए चादर ओढ़ के, कि उन्होंने कहा सर के लिए ईमानदार, के सर को लगे देखो पढ़ रहा है। आप मेरे लिए मत बनो ईमानदार यार, आप अपने लिए ईमानदार बनो, है ना सबसे। क्योंकि देखो देखो हमेशा एक चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, आप स्वयं का सम्मान करना सीखिए। आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की क्षमता रखते हो। भविष्य का कोई बीज आपके अंदर जगह बना रहा है। आप में से कोई देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या कोई उद्योगपति, या आईएएस कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर, जो आपका सपना है, गॉड नोस क्या है आपका सपना, वो बनने की क्षमता रखता है। तो आप एक जगह कहा आ जाए भविष्य को लेके चल रहे हो, तो उसका सम्मान कीजिए। इसलिए स्वयं की इज्जत करना सबसे पहले, आप स्वयं का सम्मान करना सीखिए। अगर आप स्वयं को अगर जो है वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो फिर कुछ हो नहीं सकता। स्वयं का रिस्पेक्ट है ना, स्वयं का रिस्पेक्ट क्या होता है? हमारे दोस्त ने कहा चल थोड़ा घूम के आते हैं, और खड़े बातचीत कर रहे 2 घंटे उसके साथ, आपने वो समय जो 2 घंटे का उसका समय और किसी का नहीं, आपने अपना समय खराब किया। आपने अपने आप को जो है वो अगर कहा जाए कम तरह का, वो 2 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपको अपने समय की कद्र नहीं थी, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ये जो विवाद है बेटा, इसका आंसर है उत्तर अमेरिका। एक्चुअल ज्यादातर लोगों को लगता है कि ग्रीनलैंड जो है वो यूरोप में होगा, क्योंकि यूरोप से लगा हुआ लगता है। दूसरा डेनमार्क से कंट्रोवर्सी है, इससे भी लगता है, बट ऐसा है नहीं। तो अमेरिका में ग्रीनलैंड पर बिल, 51वां राज्य बनने का अधिकार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी ग्रीनलैंड के बारे में इतनी कथा कहानी चल रही, ठीक है, क्या हमने कभी तय किया कि एक्चुअल कहाँ है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, क्यों इसको अमेरिका अपने साथ मिलाना चाह रहा है? उन प्रश्नों पे हमने बात नहीं करी। हम ये है कि पराना पनाना नाटो टूट जाएगा ना, ये हो जाएगा, वो बात के मुद्दे क्यों डिस्कशन किए जाए? ठीक है, डिस्कशन उस चीज पे करना है कि उसकी गंभीरता, कि वो क्यों जो है अगर कहा जाए बात कर रहा है। तो अमेरिका ने ग्रीनलैंड बिल, तो आपको वो वाला तो नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा छोटी छोटी चीजें जो है वो आप याद रखिए। मुझे लगता है कि शायद एग्जाम में ये आपको कभी आ जाए। अगला, अगर कोई आप में से असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम दे रहा है, ये वाला, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरा कोर्स खरीदो, है ना, लेकिन ये प्रश्न याद रखिएगा, ये आपको आएगा, मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। ये क्वेश्चन हर वीक कम से कम 1-2 क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको। भारत में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पोर्टल पर पंजीकरण करने में कौन सा राज्य अग्रणी है? आंसर है मध्य प्रदेश। पहले तो समझें, आज किताब पढ़ाई जो है उसका एक नया युग खड़ा हो रहा है, जिसको हम आम भाषा में MOOC के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको मूक कोर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे आप सिंपल वे में समझें, आप अगर इस समय मेरे साथ बात हैं, यानी मुझे सुन रहे हैं, तो ये भी एक ऑनलाइन प्रोसेस में है। इसी के लिए हम मूक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप पूरा याद रखिएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ऐसे कोर्सेज में हमारे पास एक बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए, जिसमें हम कई सारी बुक्स और अन्य चीजें स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराएं। इसी दिशा में कई कदम में उच्च शिक्षा विभाग में ये कदम भी है। तो पहला तो यह है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पोर्टल का सीधा सरोकार हायर एजुकेशन से, इसलिए आ सकता है। नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश के 617 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों ने कराया पंजीकरण। नीचे लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के क्रियान्वयन में पूरे देश में सिरमौर बनकर उभरा। वैश्विक स्तर के शोध पत्रिकाएं, जर्नल्स, डिजिटल लाइब्रेरी तक विद्यार्थियों की पहुंच बनाने के लिए कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों को काफी पीछे छोड़ा।
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, पता चले कि आपने टेलीकॉम मिनिस्ट्री सब्सक्रिप्शन जैसे ही आता है ना तो दिमाग में क्या आ जाता है, ठीक है, मोबाइल आ जाता है या कोई ओटीटी आ जाता है, ऐसा कुछ आ जाता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पोर्टल पर पंजीयन कराने में प्रदेश में कुल 617 उच्च शिक्षण संस्थानों ने अब तक पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है या 480। इस नजरिए से ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। फिर जो है अगला है मध्य प्रदेश सड़क परिवहन के संबंध से संबंधित लोकपथ 2.0। देखो देखो, जब लोकपथ 1.0 आया तब भी क्वेश्चन आया कि हम जो है वो कई लोगों ने जो है वो इस ऐप का इस्तेमाल करके, जैसे मैं अभी जिस दिन ये करंट में अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने कहा कि सर हमने फोटो अपलोड कर करके अपने यहाँ की रोडों के गड्ढे भी भरवा लिए, रोडें भी सुधरवा ली। मैंने कहा बढ़िया है, कम से कम कोई ऐप जो अगर कहा जाए कि सरकार ने बनाई है आपके लिए तो आप उसको उपयोग करें। तो हमारे यहाँ जो सड़क है उसमें कैसे सुधार, और सड़क से जो अगर कहा जाए जुड़ी चुनौतियों को हम कैसे दूर करें, उसके लिए इसको जो अगर कहा जाए कि बनाया गया है ऐप को, ये आपको याद रखना है। अब इस ऐप में हमने कुछ नए इनिशिएटिव करे। जैसे अब जो इसका 2.0, उसमें हमने अंधे मोड़ से संबंधित जो क्षेत्र है जिनको हम आम भाषा में जो अगर कहा जाए ब्लैक स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट जैसे नामों से जो है वो जानते हैं, है ना, ब्लाइंड कर्व स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, उनके लिए उस पे ज्यादा फोकस किया। तो लोकपथ 2.0, आधा किलोमीटर पहले पता चलेगा ब्लैक स्पॉट, अंधे मोड़। तो ये एक जगह कहा जाए, पहले तो ये क्या है जो है वो उसको समझ लीजिए। देखिए क्या होता है कि आपके शहर में कई सारे ऐसे जो है वो रोड होंगे जहां आपने देखा होगा कि अंधे मोड़ एकदम से कोई सामने से गाड़ी आ जाए, उसमें एक्सीडेंट्स बहुत होते होंगे। मतलब काफी सारे एक्सीडेंट के केसेस आपने जो है वो सुने होंगे। औसतन अगर कहा जाए कि साल में दो चार दस के एक्सीडेंट या उससे ज्यादा एक्सीडेंट या कैजुअलिटी के केस सुनेंगे। ऐसी सभी जगहें कि लगभग 300 से 500 मीटर का जो दायरा होता है, जैसे कहीं जहाँ एक्सीडेंट बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, उस 300 टू 500 मीटर का जो बेल्ट होता है उसे कहा जाता है ब्लैक स्पॉट बेल्ट। और वहां क्या करा जाता है, एक साइनिंग बोर्ड्स के ऊपर एक स्पॉट लगा के लोगों को सचेत किया जाता है कि भाई आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो सामने आगे अंधा मोड़ है, तो थोड़ा सा आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको गाड़ी की स्पीड कितनी करना है, क्या करना है। अब आप कहोगे कि इस ऐप का उससे क्या सरोकार। सपोज आपके शहर में कोई ऐसी जगह है, हर आदमी जानता है, जैसे अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था सुहागपुर की। वो बता रहे थे कि ट्रालियों में 2 दिन में कुछ, दो एक हफ्ते में 2 घटनाएं हुई। अभी तो कल की एक घटना थी, बड़ी मार्मिक थी कि 3 बच्चे जो है वो ट्राली खड़ी थी उसमें जाके हिट कर गए गाड़ी से और तीनों की डेथ हो गई इसमें। तो उसके पीछे था कि रेडियम वगैरह भी कंपलसरी होना चाहिए, उसको मॉनिटर करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि गांव वालों को अपनी जागरूकता से, ठीक है, पुलिस वाले ही लगाए, जरूरी नहीं है, आप अपनी जागरूकता से, क्योंकि वो घटना हमारे ही परिवार के किसी बच्चे के साथ हो सकती है, ठीक है, कभी ना कभी जो है वो उसका शिकार हम भी हो सकते हैं ना, दूसरा हो रहा है तो उसको समझना चाहिए, लोग समझते नहीं है। तो जैसे वो है, वैसे ही अगर आपको लग रहा है कि आप जिस जगह रह रहे हैं किसी शहर में है, वहां आपको दिख रहा है बहुत अंधा मोड़ है, तिरछा मोड़ है, तो आपको लगा एक्सीडेंट बाहर हो रहा है लेकिन कोई इंडिकेशन नहीं है, तो बाहर वाला ज्यादा फंसता है इसमें। शहर वाले को तो आइडिया रहता है कि अंधा मोड़ है तो गाड़ी कैसे लेना। उस पे आप अब इस ऐप से शिकायत करोगे, जिससे वहां टाइम पर जो अगर कहा जाए बोर्ड होर्डिंग जो भी वो लगाएं वैसे कुछ करेंगे, और उससे हम ब्लैक स्पॉट जैसी चुनौतियों को दूर कर पाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी जगह पर पिछले 3 से 5 साल के दौरान काफी ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके 500 मीटर के दायरे में आपको ब्लैक स्पॉट के लिए इंडिकेशन जो है वो लगाने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू हाईवे अथॉरिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस में भी इस बात को जो है वो रखा गया। इस तरह से लोकपथ और सड़क परिवहन से जुड़ा हुआ है। आपको मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है, सड़क परिवहन भी पूछा जा सकता है, और बाकी तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बनेगा। तो इस तरह से इस वीक का करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चंस थे। जाते जाते आपको बता दूं कि ये वाली रिपोर्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, मध्य प्रदेश के आंकड़े मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिए कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि साल में कम से कम 3-4 बार इसके क्वेश्चन जो बनेंगे। ओवरऑल कम से कम आप अपनी कॉपी में टॉप और बॉटम रैंकिंग जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो इसमें टॉप और बॉटम आती है। अगर आप लोग लिखेंगे
कि इसको पूरा पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट का मतलब है कि आपको इस रिपोर्ट को देखकर ये पता चलेगा कि यार हम अमेरिका से कभी जो है वो खुलकर नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट में बहुत रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप खुद देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग गुड्स में हम 16% जो है वो एक्सपोर्ट अमेरिका को करना है। दूसरे नंबर पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हम 35% जो है वो अमेरिका के साथ कर रहे हैं ट्रेड। फिर हम जाएं कि केमिकल्स, जो अगर कहा जाए एलाइड प्रोडक्ट में, उसमें 16% अकेला अमेरिका है। फिर उसके बाद हम जाएं तो एग्रीकल्चर गुड्स, उसमें 10% ओवरऑल ट्रेड का। तो आज मतलब अगर कोई काम बिगड़ जाए तो किसानों के लिए भी नुकसानदायक है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे हम डिस्कशन कर सकते हैं यानी आने वाले समय में। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कम से कम टॉप और बॉटम स्टेट्स इस रिपोर्ट का, आप खुद देखिए, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, खुद भी पढ़ सकते हैं, बाकी तो मैं जो है वो आपको पढ़ा ही दूंगा, यानी किन राज्यों का कैसे कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको लगता है सबको कि सर एक बार आप इसको ज़्यादा, मतलब जैसे आपके नज़रिए से क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो आप पढ़ा दो, तो अगर ऐसा कुछ मन करेगा आपका तो फिर करेंगे, उसके ऊपर भी काम करेंगे। जैसी भी संभावना होगी वैसी देखी जाएगी। इस तरह से ये करंट अफेयर्स हुआ। बहुत धन्यवाद। ठीक है, और अगर आप आपकी पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो एक टेस्ट सीरीज है हमारी बहुत अच्छी प्री के लिए। और जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो अपने यूनिक क्वेश्चंस। कई लोगों को लगता है कि हमारी टेस्ट सीरीज में दिक्कत क्या है। बच्चा सोचता है कि 100 टेस्ट देते हैं, अरे हमारी टेस्ट सीरीज के 30 ही टेस्ट नहीं लगा पाते बच्चे। आप में से कोई टेस्ट सीरीज किसी ने ली होगी ना, तो वो इस बात को समझता होगा कि 10 टेस्ट लगाने में भी समझ पड़ जाता है कि 10 में ही सब कुछ है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव नेचर का पेपर बनाते हैं हम टेस्ट में, जो आपकी अप्रोच को डेवलप करता है, उस नज़रिए से काम करते हैं। बाकी आप अगर असिस्टेंट रजिस्ट्रार फोकस कर रहे हैं अभी, या एमपीपीएससी का कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें एमपीजी के कोर्स आता है, तो मैंने बार बार ये कहा कि ये एमपीजी के का कोर्स कंप्लीट आपकी पूरी हेल्प कर देगा। इसके अलावा आपको कुछ कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं। और खासकर मैंने दो बच्चों को कहा था कि अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री और पॉलिटी वाला है तो उसके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है ये वाला कोर्स, क्योंकि इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी के टॉपिक्स अच्छे से मैंने पढ़ाए हैं, जो उस पेपर में भी 30-40% तक आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हेल्प तो कर ही देंगे अप्रोच डेवलप करने में। तो बहुत धन्यवाद, खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, और भविष्य में संभावनाएं तो बहुत हैं। जैसे जाते जाते मैं यही कहूँगा कि स्वयं की इज्जत जरूर करिए, है ना? स्वयं का सबसे बड़ा सम्मान। और स्वयं का सम्मान का मतलब है कि स्वयं को मान के चलिए कि कल को आप कलेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, कल को, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सिविल सर्विस वाले देख रहे हैं। तो क्या आपके पास 2 घंटे का समय होगा किसी के लिए? क्योंकि 2 घंटे आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। तो आज अगर आप किसी जगह खड़े होकर 2 घंटे का समय बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों के साथ गप्पे मार के, हमारी अच्छी बात है, जरूरी है, जीवन में सब चीज़ों का संतुलन जरूरी है। लेकिन वो समय कितना कहाँ देना है उसका निर्धारण कीजिए। वो स्वयं के समय को ईमानदार बनिए, स्वयं के लिए ईमानदार बनिए। जिस दिन आप स्वयं के लिए खुद डेडिकेट हो जाएंगे, आपका हर प्रश्न आपसे होगा कि मैंने, क्योंकि मैं आपको एक ईमानदारी से बात बता दूं, लोग कितना चिल्ला चोट कर ले, कहते हैं ना कि हमको परिवार ने सहयोग नहीं किया, हमारी परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, हमारा ये बिगड़ गया। अंतर आत्मा से आंख बंद करके अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपको ये उत्तर जरूर मिलेगा कि गलती तो हमने करी है कहीं ना कहीं। समाज से हम स्वीकार नहीं कर पाते, ये सच्चाई है। समाज से स्वीकार करना बहुत कठिन है। समाज में तो हम कह नहीं सकते कि नहीं हमने मेहनत नहीं करी, हमने मक्कारी करी इसलिए हमारा नहीं हुआ चैन। ठीक है, वहां पे कहते हैं कि फलानी परिस्थिति आ गई, ये हो गया मेरे साथ, ऐसा हो गया, मैं 1 नंबर से रह गया ना 2 नंबर से रह गया, वो लगता है। बट ईमानदारी से अगर आंख बंद करके सोचा जाए तो हमें उस प्रश्न का उत्तर स्वयं से मिलता है, और उस स्वयं से ढूंढना ही पड़ता है जीवन में, है ना? क्योंकि आत्म साक्षात्कार तो स्वयं से ही होगा, स्वयं से ही बात करना पड़ेगी किसी विषय परिस्थिति के अंदर। तो बहुत धन्यवाद आपसे, और खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए, और आपको सफलता मिले यही मैं कहूँगा। और करते रहिए। देखिए मैं भी अपना समय, जैसे आज मैं बाहर था संडे को, मैं भी जाते जाते ये भी बता दूं, ये वीडियो आपका कल सुबह मंडे को अपलोड आपको दिखेगा। मैं बाहर था और अभी लगभग 9:30 बजे ही लौटा हूँ। पर मुझे था कि मुझे वीडियो बनाना है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता। तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय। आप खुद अगर इस टाइम को यहाँ से देख पाए, यहाँ से तो दिखेगा नहीं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये अभी 23:29 यानी रात के 11:30 बज रहा है। ठीक है, संडे का। ठीक है, अब ये वीडियो को अपलोड करूंगा और फिर उसके बाद सोऊंगा।
तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी आपके लिए निभा रहा हूँ, आप भी निभाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, खूब ईमानदारी से मेहनत कीजिए। उम्मीद है कि ईश्वर करेगा आपको अच्छा जो है वो रिजल्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा। सभी को बहुत धन्यवाद।